हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार दरोगा एंड बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी से सारे क्वेश्चन का पीवाईक्यू। इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपसे ना छूटे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से इसे याद कर लेते हैं। देखिए, हिंदी में फर्स्ट है आपके वर्णमाला। वर्णमाला से क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णमाला का क्वेश्चन क्या है? एक नंबर क्वेश्चन है वर्णमाला से, निम्नलिखित ध्वनि की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो ये है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, च, तालव्य और महाप्राण। ये है आपके निर्देशक। अगला देखिए, क्वेश्चन है आपके, सैनागार सैनागार कतार हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो ये हो जाएंगे आपके यौगिक रूढ़ का परिचय है। देखिए, दिए गए प्रश्न में सैनागार कतार हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः यौगिक रूढ़ सबसे है। अब देख लेते हैं वर्णों के समूह, सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों के सार्थक समूह को कहलाता है शब्द। ध्यान रखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जो है ये वस्तुत उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये आपके वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग का है, जो है ये क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अयोग्य वाह। देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंग जो है ये वर्ण अयोग्य वाह प्रकार का है। अयोग्य वाह 2 वर्ण होते हैं। ये आपके अनुस्वार वर्ण होते हैं, अनुस्वार अंग, और विसर्ग वाह होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ से अ तक के 11 स्वर तथा क से अ तक के 33 व्यंजन होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञ हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अक्षर एक संपूर्ण वर्ण है जो कि क और तलव्य स के अनुसार, देखिए, हिंदी शब्दकोश में पहले स्वर्ण वर्ण, फिर व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्णों की उनकी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। चलिए, अब देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। अ है, अ जो है ये क्या है? तो अ एक स्वर है। अ जो है एक स्वर है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध के को होता है तथा उनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है, इसे स्वर कहते हैं। और हिंदी में जो है कुल स्वरों की संख्या 11 है। इसमें हो जाएगा आपका अ, आ, ई, उ, उह, ए, ओ, औ, और ये हो जाएगा री। अब देख लेते हैं प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो प व्यंजन का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ओट से। तो ओट से अभी देखते हैं कि ओट से तालु से कौन कौन से कहाँ से किस तरह के आवाज उच्चारण होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, कंठ से होता है आपका अ और आ जो स्वर है, और व्यंजन होता है जो कि कंठ से होता है, उसमें क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद है आपका तालु से। तो तालु से जो आवाज होती है वो स्वर में होती है ई और ई, ये दोनों तालु से निकलती है आवाज। और व्यंजन में होता है च, छ, ज, झ, य। ये आपके तालु से निकलने वाला आवाज है। अब है आपका मुद्रा से निकलने वाला, यानी कि मुंह से निकलने वाला आवाज है री। री जो ये आपके स्वर्ण है और मुद्रा से निकलने वाला आवाज है। व्यंजन में आ जाएगा ड, ठ, ड, ढ, न। ये आपके मुद्रा मुंह से निकलने वाला आवाज है। और दंत से यानी कि दांत से निकलने वाला आवाज है ली। और ये आपके व्यंजन में हो जाएगा त, थ, द, ध, न। ये आपके व्यंजन में दांत से निकलने वाला आवाज है। अब देखते हैं ओठ से निकलने वाला आवाज। तो ओठ से निकलने वाला आवाज है उ और उ। ये आपके ओठ से निकलने वाला आवाज है। और प, फ, ब, भ, म, ये आपके व्यंजन में भी ओठ से निकलने वाला आवाज। क्वेश्चन में आता है कि ओठ से निकलने वाला आवाज का कौन सा है ऑप्शन? तो ये आपके प, फ, ब, भ, म में से कोई एक हो सकता है। और नासिका से निकलने वाला आवाज है, देखिए, अंग, य, न, म, ये सब आदि है। ये आपके नासिका से निकलने वाला आवाज है। और दंतोष्ठा से निकलने वाला आवाज वह है जो कि दांत से निकलता है, वह। चलिए, अब देख लेते हैं सही क्रम को छांटना है। इसमें आपका कह रहा है क्वेश्चन कि स्यानागार कतार हिमालय संरचना के आधार पर क्रम से उनका परिचय देना है। तो परिचय ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक रूढ़ एवं योग रूढ़ हो जाता है। चलिए, अब देख लेते हैं कि स्यानागार कतार हिमालय संरचना के आधार पर यह क्रमश यौगिक रूढ़ कहा है। इसके प्रकार जो है इसके निम्न प्रकार है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। निम्नलिखित में से संकर शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया था? संकर शब्द हो जाएगा आपका रेलगाड़ी से लिया गया है। संकर शब्द जो है ये आपके दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, जैसे रेल और गाड़ी। तो रेलगाड़ी में रेल और गाड़ी जो है ये 2 भाषा से मिलकर बना हुआ है।
रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है, जबकि गाड़ी हिंदी शब्द है। चलिए अब देख लेते हैं कंठ से निकलने वाला आवाज़। अभी आपको बताया है कंठ से निकलने वाला आवाज़ जो भी है वो आपको कौन सा हो जाएगा, तो देखिए क ख ग घ अंग जो भी है ये आपके कंठ से निकलने वाली आवाज़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तालू से निकलने वाला च ह ज झ न ई य और तलव्य सा। अब मूर्धान मतलब मुंह से निकलने वाला आवाज हो जाएगा ट ठ ड ढ न। दंत व्यंजन यानी कि दांत से निकलने वाला आवाज हो जाएगा त थ द ध न। चलिए अब त का उच्चारण शब्द त जो है किससे निकलता है, त का है दंत। देखिए त निकलने वाला आवाज जो है ये आपके दांत से हो जाएगा, दांत से हो जाएगा त। ऑप्शन नंबर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं, तो त से उच्चारण जो है यह आपके दांत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। त वर्ण का उच्चारण स्थान दांत से होता है। हिंदी भाषा में व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, हिंदी भाषा में जो है व्यंजन की कुल संख्या 33 हो जाएगा। व्यंजनों की संख्या हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या 41 है और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है और हिंदी भाषा में मूल व्यंजन की संख्या जो है ये आपके 33 है। तो 33 ही व्यंजन भाषा है। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो सार्थक खंड वाले शब्द हो जाएगा आपका यौगिक कहलाते हैं, यौगिक। देखिए 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक ही कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक और आलय ये दोनों मिलकर पुस्तकालय का निर्माण करता है। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा था। अल्प प्राण ये आपके क और ग, ये आपके अल्प प्राण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण। चलिए हिंदी व्याकरण में निम्नलिखित में से कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो कोमल तालव्य ध्वनि हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 का हो जाएगा आपका सी। तालव्य व्यंजन जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग की तालु से संघर्ष करता है ताकि दिए गए विकल्पों में च छ ज झ तालव्य ध्वनि है। और हिंदी वर्णमाला में ई जो है ई शब्द और च वर्ग य जो है ये सब तालव्य ध्वनि से आता है। देखिए अब क्वेश्चन है आपके ईस्या। ईस्या की सही वर्ण विच्छेद क्या है, तो ईस्या ईस्या का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ई प्लस र ये है जाएगा स य और आ, ये आपके ईस्या का संधि विच्छेद है। अब आपको संधि समास से जुड़े क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो संधि समास से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, तो आपको देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देख लेते हैं यशोधरा का संधि विच्छेद क्या था। यशोधरा का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका यश जोड़ धारा और यशोधरा होता है। और स्वर के साथ स्वयं मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये आपके स्वर संधि कहा जाता है। ये आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं जो शब्द स्वर आपस में मिलकर स्वयं में परिवर्तन करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भानु जोड़ उदय, भानुदय या दीर्घ है। और इस संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। अब देख लेते हैं ये आपके आजीवन क्वेश्चन। देखिए आजीवन में कौन सा समास है, तो आजीवन में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है। और भरपेट का समास बताया, तो भरपेट का समास जो है ये आपका हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास है, सब ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अन्वेषण के शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा आपका अनुजोड़ एसन। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनुजोड़ एसन है। और नवरत्न का संधि कौन सा है, नवरत्न का सात समास है, तो सात समास हो जाएगा आपका द्विगु समास, द्विगु समास, सॉरी द्विगु समास जो है ये आपके सात समास है। देखिए द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहले शब्द संख्यात्मक होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। नवरत्न शब्द में 9 संख्यावाचक विशेष है और रत्न जो है संज्ञा है, इसलिए नवरत्न शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। अब देख लेते हैं महापुरुष में कौन सा समास है, तो महापुरुष में हो जाएगा आपका, देखिए महापुरुष में जो है ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। और महापुरुष शब्द में कर्मधारय समास, इसका अर्थ है कि महान है जो पुरुष। इस समास में पहला पद महान होता है और दूसरे पद पुरुष का विशेषता बतलाता है। चलिए दो वर्णों में के मेल को क्या कहा जाता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जैसे देखिए देव और आलय, तो हो जाएगा देवालय, ये आपके दो वर्णों के मेल है संधि। अब है आपके अत्याचार का संधि विच्छेद बताइए, तो अत्याचार जो है ये आपके अति जोड़ आचार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अति जोड़ आचार ये अत्याचार का है। अब है आपके व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण, तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा आपका उल्लास, संगम और संभावना, ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी। देखिए उल्लास, संगम या संभावना शब्द जो है व्यंजन संधि का उदाहरण, जिसमें उल्लास उत जोड़ लास हो गया, संगम सम जोड़ गम, या यहाँ सम एक उपसर्ग है और संभावना जो है सम जोड़ भावना, ये आपके उल्लास, संगम और संभावना है। चलिए अब देख लेते हैं
क्वेश्चन है आपके कि नवग्रह शब्द का समास भेद बताया, तो नवग्रह शब्द का समास भेद हो जाएगा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का है। ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। नवग्रह समूह में हो जाएगा द्विगु समास। देखिए यहाँ पे है आपके 7 दिनों का समूह को सप्ताह कहते हैं, 7 सिंधुओं का समूह को सप्त सिंधु कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपके कि तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या आता है। तथापि शब्द का संधि विच्छेद हो जाता है तथा जोड़ अपि, तथापि हो जाता है। अब है आपके उत जोड़ ज्वाल, उत जोड़ ज्वाल की संधि विच्छेद से बना शब्द, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल। उत जोड़ ज्वाल की संधि शब्द जो है उज्ज्वल होता है, और उत और ज्वाल शब्दों के मेल से जब संधि होती है तो उत का त ज्वाल ज से मिलकर जज बना देता है, इसी से व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब देख लेते हैं गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। वेद वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपके बधुज और आगम हो जाएगा। देखिए बधुज और आगम इनका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, तो विग्रह सही नहीं है, इसका देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजसभा जो है राजा के लिए सभा, ये आपका विग्रह समास में सही नहीं है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि ये आपके राजसभा जो है, राजसभा राज्यों की सभा होता है। गुरु दक्षिणा होता है, गुरु के लिए दक्षिणा। ऋण मुक्त होता है, ऋण से मुक्त। और सेना नायक होता है, सेना के नायक। चलिए अब है आपके व्याकुल शब्द की संधि विच्छेद बताइए। तो व्याकुल शब्द में वी जोड़ आकुल हो जाएगा व्याकुल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका व्याकुल शब्द का अर्थ जो है विचलित होता है, और व्याकुल का संधि विच्छेद वी जोड़ आकुल हो गया है। अब है आपके व्यंजन संधि का उदाहरण, तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा उल्लास, संगम और संभावना, ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद हो जाएगा आपका अंशु है माला जिनके सूर्य बहुव्रीहि है। ये सब आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेशन क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कि धात्री अंश और नौ एक की सही संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धात्रांश और नाभिक, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण में आप देख लीजिए कि मधु जोड़ आलय, तो मधुआलय हो जाएगा। प्रीति जोड़ इच्छा, प्रीतिच्छा हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं, देखिए ये आपके ने जोड़ उन है तो नयन हो गया, और नौ जोड़ अख है ये नायक हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपके कपीस और सचिंदर शब्द में सही संधि विच्छेद बताइए। तो ये हो जाएगा आपका कपि जोड़ इस और सची जोड़ इंद्र, सचिंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पाठशाला का मेल को कहा जाता है, तो पाठशाला के मेल को संधि कहा जाता है, पाठशाला के मेल को संधि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में क्या है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका तृतीय पद प्रधान हो। देखिए बहुव्रीहि समास जो है तृतीय पद प्रधान होता है। इस समास में समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता, बिल्कुल पूरा समस्त पद ही उसी की पद के विशेषता या बहुव्रीहि समास के कहलाते हैं। अब बहुव्रीहि समास में 4 भेद है, उसमें है आपके पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्याधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग और अतिहार बहुव्रीहि होता है। चलिए अब देख लेते हैं जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका जीत जोड़ इंद्रिया। अब निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या आता है, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर ए युद्ध जोड़ स्थित, युद्ध जोड़ स्थित इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका नियम क्या कहता है, तो नियम कहता है कि यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण स तथा शब्दों पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ आ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो वे स अपनी जगह पर श हो जाता है, तथा स के बाद यदि थ है तो वह ठ हो जाता है। इसीलिए आपका विषय में वी प्लस सम हो जाएगा। अभिषेक जे अभी, देखिए वी जोड़ सम विषम हो जाएगा, और अभिषेक में अभी जोड़ शेक अभिषेक हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं माली मालिन में समास है, तो माली मालिन में जो समास है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। माली मालिन शब्द जो है ये आपके द्वंद्व समास है, और जिन शब्द समूह में प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे आज और कल, पति और पत्नी, ये दो समास जो है ये आपके द्वंद्व समास में आते हैं। अब देख लेते हैं वेदोक्त शब्द की संधि विच्छेद, वेदोक्त शब्द की वेद जोड़ उक्त, वेदोक्त संधि आता है। देखिए इत्यादि के संधि विच्छेद बताए थे, इत जोड़ आदि, ये आपके इति जोड़ आदि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इति जोड़ आदि। स्वागत का संधि विच्छेद बताइए, तो स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सु जोड़ आगत, स्वागत, सु जोड़ आगत स्वागत हो जाएगा, जिसमें
आपका है स्वागत का संधि विच्छेद में सूज और आगत होगा। इसमें यन स्वर संधि एवं यन संधि जब ई और ई, उ और उ तथा ऋण के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई और ई के स्थान पर य, उ और उ के स्थान पर व तथा रि के स्थान पर र आदेश में आ जाता है। अब देख लेते हैं महोत्सव का अर्थ क्या है। तो महोत्सव में हो जाएगा आपका महान है जो उत्सव, इसे महोत्सव कहा जाता है। ये आपके कर्णधारय समास है। चलिए अब देख लेते हैं महर्षि। महर्षि की संधि विग्रह बताइए। तो महर्षि का संधि विग्रह हो जाएगा आपका महा जो ऋषि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महा जो ऋषि। और इसके जो गुण है ये स्वर संधि में आता है, इसका गुण स्वर संधि में आता है। अब देख लेते हैं द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण है ये आपके दीनहीन हो जाएगा। दीनहीन द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब देखिए आपका यथाशक्ति, यथाशक्ति जो है शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास में आता है। और त्रिफला, त्रिफला तीन फलों का समूह द्विगु समास में आता है। और पीताम्बर, पीत पीला है, अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, और जिनका बहुब्रीहि है आपके बहुब्रीहि समास तथा कृष्ण समास में आता है। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चयन शब्दों में संधि के सही मान का चयन करें। तो चयन में हो जाएगा आपका आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि चयन में हो जाएगा। जैसे देखिए आपको नायक में नौ जोड़ अक है, नाविक में नौ जोड़ इक है, श्रवण में श्री जोड़ अन है, चयन में चे जोड़ अन है। ये सारे संधि विच्छेद है। अब देखिए भरपेट में कौन सा संधि है, भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास, भरपेट शब्द जो है ये आपके अव्ययी भाव समास है। इस समास में प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, व्यंजन, व्यंजन हो जाएगा जगदीश में। जगदीश जो है ये आपके व्यंजन संधि से बना हुआ है। और इसमें संधि विच्छेद का है जगत जो ईश्वर होता है। और ये जो है आपके किसी व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन है सत्कर्म। सत्कर्म जो है, सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है। तो ये जो हो जाएगा आपका सत जोड़ कर्म, सत्कर्म होता है। दही बारह में कौन सा समास है। तो दही बारह में जो हो जाएगा ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दही बारह में तत्पुरुष समास। अब देख लेते हैं दही बारह तत्पुरुष समास में दही में डूबा हुआ बड़ा जो लुप्त है इसे दही बारह कहता है। अब हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अव्ययी भाव समास, जिसमें वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है तथा अव्यय की भांति प्रयोग होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो आगे आपके निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि विच्छेद बताइए। तो भारतेंदु जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका भारत जोड़ इंदु, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपके कि गण जोड़ ईश्वर हो जाएगा गणेश, गणेश का गण जोड़ ईश गणेश हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव महोत्सव हो जाएगा, और महाजोड़ ऋषि महर्षि हो जाएगा। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब है आपके मुहावरे एवं लोकों से जुड़े सभी क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है आपके बहती गंगा में हाथ धोना, ये आपके मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहती गंगा में हाथ धोना यह सही अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। ध्यान रखिएगा। अंगूठा चूमना ये मुहावरा है आपके किसका। तो ये हो जाएगा खुशामद करना, अंगूठा चूमना हो जाएगा खुशामद करना। चलिए क्वेश्चन है आपके सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर पे सवार रहने का है पीछे पड़ना, सिर पे सवार रहने का अर्थ है किसी के पीछे पड़ना या किसी को बहुत परेशान करना, ये आपके सिर पर चढ़ने का मुहावरा है। अब है आपके अगला है क्वेश्चन कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। गाल बजाना है डींग हाँकना, गाल बजाने का मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर बी डींग हाँकना हो जाएगा राइट आंसर। छक्का पंजा करना, छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी ओछी हरकत में कार्य सिद्ध करना, ओछी हरकत में कार्य सिद्ध करना। इसका देखिए व्याख्या हम बताते हैं। छक्का पंजा करना मुहावरे में सही अर्थ हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। यह मुहावरा जो है तब प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति चालाकी धोखे या घटिया तरीके से अपना काम निकालता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब है आपके तू डाल डाल मैं पात पात, ये मुहावरा है आपके चालाकी के जवाब चालाकी से देना, ये आपके मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या था। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब हो जाएगा अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या था। गागर में सागर भरने का है, ये आपके थोड़े शब्दों में अधिक करना, ये गागर में सागर भरने का अर्थ है। अब है आपके देखिए सूचीवन मुहावरे का अर्थ देख लेते हैं। तो छाती पे मूंग भरना, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन से
मिलान वाले क्वेश्चन को जो है ये आपको मिला लेना है। हम इसके मुहावरे के बारे में बता देते हैं। तो ये है आपके, देखिए ऊपर में है छाती पर मूंग धरना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पे सांप लौटना और छाती को ठोकना। तो इसके बारे में देखिए, छाती पे मूंग डालना इसका मतलब होता है कि साथ रहकर परेशान करना, और छाती पे पत्थर रखना ये आपके धैर्यपूर्व कष्ट सहना होता है, और छाती पे सांप लौटना ये आपके ईर्ष्या करना होता है, और छाती ठोकना ये जो है आपके कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना। मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा आपका बीड़ा उठाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपके आ बैल अपूर्ण लोकोकृत का सही अंश है। आ बैल मुझे मार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब देख लेते हैं कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। तो उचित अर्थ का चयन क्या है, तो ये हो जाएगा आपके असाधारण प्रयास। असाधारण प्रयास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भू वैज्ञानिक एवं इंजीनियर ने भागीरथ पर प्रयत्न करके टिहरी बांध का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया था। अब क्वेश्चन है आपके, सूरज का दीपक दिखाना ये मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके कि आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है। तो आसमान टूट पड़ना हो जाएगा आपका मुसीबत आना। तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोकृत की सही अर्थ क्या चयन करे, तो ये हो जाएंगे आपके तू डाल डाल मैं पात पात में एक से बढ़कर एक चालाक होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घरों पानी भरना, घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लज्जित होना हो जाएगा। घरों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ लज्जित होना है। और वाक्य प्रयोग इसमें क्या हो जाएगा, तो जब रमेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो उस पे घरों पानी पड़ गया, यानी कि लज्जित हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन है आपके आगे पीछे, आगे डैश और पीछे खाए। इसमें आपका ऑप्शन होगा आगे पहाड़ और पीछे खाए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहाड़, सॉरी आगे नदी और पीछे खाए, ये आप कुआं और खाए और झरना और खाए। ये आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुआं और पीछे खाई, मुहावरे में कुआं का प्रयोग होता है, न कि नदी पहाड़ और झरना का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं वाक्य के लिए एक शुद्ध शब्द। तो शुद्ध वाक्य को छांटना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसमें है आपके वहां आज नेताजी ने जाना है, वहां आज नेताजी ने जाना है, आज वहां नेताजी ने जाना है, नेताजी ने आज वहां जाना है और नेताजी को आज वहां जाना है। इसमें सही शब्द हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न से विकल्प है आपके कि शुद्ध वाक्य में नेताजी को आज वहां जाना है, तो नेताजी वहां आज वहां नेताजी को जाना, ये आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। जंगल में लगी आग को कहते हैं, तो जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं, दावानल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दावानल कहते हैं। अब देख लेते हैं, देखिए जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो क्या कहलाता है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी आजाद शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसे आजाद शत्रु कहते हैं। देखिए जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे आजाद शत्रु कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। सबसे आगे रहने वाला को अग्रणी कहते हैं, जो पहले जन्मा हो उसे अग्रजा कहते हैं, और जो बाद में जन्मा है उसे अनुज कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन में आ चुका है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, तो धन को जो व्यर्थ खर्च करने वाला है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपव्ययी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अपव्ययी कहा जाता है। और मित व्ययी जो है, ये जो कम खर्च करता है उसे मित व्ययी कहते हैं, और जो धन खर्च करने में आनाकानी करता है उसे कंजूस कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, हस्ताक्षर, उसे क्या कहते हैं, तो ये है आपके अधो हस्ताक्षर कर्ता कहते हैं, अधो हस्ताक्षर कर्ता कहते हैं। और बरसात बिल्कुल न होना का क्या कहलाता है, तो ये हो जाएंगे आपके अनावृष्ट। बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्ट कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अल्प वृष्टि जो है, ये आवश्यकता से कम बरसात जो है उसको अल्प वृष्टि कहते हैं, और ओले की बरसात जो है, ओले की बरसात इसे ओलावृष्टि कहते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन आपके कि स्वयं अपने से बात करने वाला, स्वयं अपने से बात करने वाला को क्या कहा जाता है, तो स्वागत भाषी कहा जाता है, स्वागत भाषी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, स्वागत भाषी कहा जाता है। और जो अच्छा बोलता है उसे, उसके लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएंगे आपके सुवक्ता, सुवक्ता उसके लिए है। और जो सब कुछ जानता है वह है, तो जो सब कुछ जानता है उसे स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग।
और जो किसी विषय क्षेत्र में विद्वान हो उसे विशेषज्ञ कहा जाता है, और जो ज्ञान से पूरे दूर हो उसे अज्ञानी कहा जाता है। और जो दूसरे के एहसास को मानता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो अगला है कि जो बात लोगों से सुनी गई वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये आपके हो जाएंगे जनश्रुति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जनश्रुति। और जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं वानों को रखने का साधन वाक्य के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तुनीर। तुनीर जो हो जाएगा वानों को रखने का साधन को तुनीर कहा जाता है। अब है आपके कि वह धन जो किसानों को खेती के लिए सरकार की ओर से उधार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो तकाबी कहते हैं। तैरने की इच्छुक व्यक्ति को त्रिशुर कहा जाता है, और जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कतार कहा जाता है। अब है आपके जो बहुत अच्छा जानता है उसे क्या कहते हैं, तो वाक्यांश के लिए सही शब्द है कि ये आपके बहुज्ञ किया जाता है। और बी नंबर में है बहुदर्शी, तो इसे कहते हैं बहुत कुछ देखे होना, यानी कि बहुत कुछ देखे होना जो है ये आपके बहुदर्शी होते हैं। और अनेकों रूप धारण करने वाला को बहुरूपिया कहते हैं, और अनेक विषय को ज्ञान स्मरण करने वाला को अहुश्रुत कहा जाता है। चलिए अब है आपके जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश को सही शब्द क्या है, तो ये हो जाएंगे आपके दुर्लभ। दुर्लभ जो है आपको सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं था परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहा, उसे क्या कहता है, ये आपके शीत युद्ध कहता है। जब शीत युद्ध की चर्चा हो तो उसमें उस समय युद्ध नहीं हो रहा होगा, बस सिर्फ युद्ध की चर्चा हो रहा होगा। वह अवस्था जब वास्तव में युद्ध न होता हो परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहा हो, उस स्थिति को शीत युद्ध कहते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है USA और सोवियत संघ के मध्य उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं आपको जिसका कोई शत्रु पैदा न हो वो कहलाता है आपके अजात शत्रु। चलिए धन को व्यय खर्च करने वालों को क्या कहते हैं, तो ये अपव्ययी कहलाता है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है तो उसे आपको अधो हस्ताक्षर करता कहता है। बरसात बिल्कुल न होना, इसे क्या कहते हैं, तो ये अनावृष्ट होना। और जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए शब्द है आपके निर्मम। ममता नहीं है वो आपके निर्मम है, और जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहा जाता है, इसके लिए शब्द है निर्मम। और उसके हृदय में जिसके हृदय में दया नहीं है उसके लिए जो शब्द है ये आपके निर्दयी होता है। जब दया की बात हो तो उसमें निर्दयी होता है। और जिसके स्वार्थ साधने की भावना न हो तो उसे क्या है, तो उसे आपके निस्वार्थ कहा जाता है। चलिए जब कम बोलता है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो ये आपके मितभाषी है। जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, तो ये आपके अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए जिसका तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहलाता है, और किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहा जाता है। जिसका वर्ण न किया जा सके अवर्णनीय कहलाता है। प्रक्रिया जिसमें किसी प्रस्ताव को सहमति प्राप्त करना है ये अनुमोदन कहलाता है। अब देख लेते हैं कि कुलांगर शब्द का उचित वाक्यों का चयन कीजिए। तो कुलांगर शब्द हो जाएगा अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को कुलांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके एक साथ 100 बातें याद रखने वाला को कहा जाता है शतावधानी। और अत्यायी का अर्थ क्या आता है, अत्यायी का अर्थ जो अत्याचार करता है उसे अत्यायी कहा जाता है। और जिस पर मुकदमा चल रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो मुकदमा चल रहा हो उसे आप अभियुक्त कहा जाता है। और जज जो है, जज शब्द का अर्थ क्या है, तो जज शब्द का अर्थ हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला को जज कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए नेक्स्ट वीडियो आपके अगले पार्ट में दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगले वीडियो में हम बर्तनी शुद्ध से आगे लेके चलेंगे।